ओम बिरला को ध्वनिमत से स्पीकर चुन लिया गया। प्रोटेम स्पीकर ने जब उनके नाम की घोषणा की तो विपक्ष ने मत विभाजन की मांग नहीं की, जबकि उम्मीद थी कि इंडिया के उम्मीदवार के सुरेश उनके खिलाफ सीधी लड़ाई में उतरेंगे। फिर ऐसा क्या हुआ कि इंडिया के सांसद अचानक ओम बिरला के नाम पर राजी हो गए? हमारे पास इंडिया की स्ट्रैटेजी को लेकर इनसाइड रिपोर्ट है जो आपको जरूर देखनी चाहिए। Shri Om Birla, a member of this House, be chosen as the Speaker of this House. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. No. I think the ayes have it. No, the ayes have it. The motion is adopted. Shri Om Birla is declared elected as the Speaker of this House. Since the first motion moved by Shri Narendra Modi has been adopted, the motions moved thereafter have become infructuous. I invite Shri Om Birla to occupy the chair. ओम बिरला के साथ इंडिया ब्लॉक कैसे सहमत हुआ? सूत्रों से इस बारे में 4 बड़ी जानकारी हैं। पहली वजह है कांग्रेस के अंदर बने 2 गुट। एक चाहता था बीजेपी जब डेप्यूटी स्पीकर का पद भी देने को राजी नहीं हुई तो के सुरेश को आगे करके चुनाव लड़ा जाए। दूसरा गुट स्पीकर जैसे पद पर राजनीति करते हुए नहीं देखना चाहता था। दरअसल दूसरे गुट को लगता था कि पहले ही दलित नेता 8 बार के सांसद के सुरेश को प्रोटेम स्पीकर के तौर पर विपक्ष आगे कर चुका है और अब उन्हीं को स्पीकर के उम्मीदवार के तौर पर सामने किया गया है। ऐसे में जो संदेश देना था वो दिया जा चुका है, इसलिए इस पर ज्यादा राजनीति ठीक नहीं। निष्पक्षता ओम बिरला के नाम पर इंडिया ब्लॉक के मानने की दूसरी वजह है सहयोगी दलों का निर्विरोध वाला रुख। ममता बनर्जी और शरद पवार दोनों ही स्पीकर का चयन निर्विरोध चाहते थे। ममता ने तो के सुरेश को उम्मीदवार बनाने के फैसले को एक तरफा बताते हुए कांग्रेस से नाराजगी भी जताई थी। इसके बाद कल रात राहुल गांधी ने ममता बनर्जी से 20 मिनट फोन पर लंबी बात की और मामले को सुलझाया। वैसे भी कांग्रेस, डीएमके, सपा समेत तमाम विपक्षी दल यही चाहते रहे कि स्पीकर का चुनाव निर्विरोध हो जाए, लेकिन बीजेपी डिप्टी स्पीकर न देने पर अड़ गई। इस बात पर उनको ऐतराज था। ओम बिरला को ध्वनिमत से स्पीकर चुना गया। विपक्ष ने मत विभाजन की मांग नहीं की। इसकी तीसरी वजह यह है कि इंडिया ब्लॉक के साथी दलों को मनाने के बाद तय हुआ कि चुनाव से ठीक पहले तक बीजेपी अगर डिप्टी स्पीकर देने का आश्वासन देती है तो के सुरेश की उम्मीदवारी वापस ले ली जाएगी। लेकिन सरकार अड़ी रही। तब विपक्ष ने तय किया कि ध्वनिमत के साथ जाएंगे, डिवीजन की मांग नहीं करेंगे। ओम बिरला के नाम पर इंडिया अलायंस के मानने की चौथी वजह यह है कि विपक्ष संख्या बल से भी कमजोर था। ऐसे में वो नहीं चाहता था कि बीजेपी को यहां किसी तरह की मनोवैज्ञानिक बढ़त मिले। इंडिया अलायंस की कल की बैठक में ये सुझाव भी आया कि सरकार के पास 293 का आंकड़ा है, वो इसे बढ़ाकर 300 के पार ले जा सकती है, मनोवैज्ञानिक बढ़त पा सकती है। वहीं तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कुछ सांसदों ने शपथ नहीं ली है, इसलिए आंकड़ा कुछ कम भी रह सकता है इंडिया अलायंस का। इससे बेहतर है कि संदेश जा चुका है, इसलिए डिवीजन कराने की जरूरत नहीं। स्पीकर के चयन के बाद लोकसभा में दिखी एक तस्वीर ने आज पूरे देश का ध्यान खींचा है। ये तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के हाथ मिलाने की है, उनके नजदीक आने की है। आपको शायद याद भी नहीं होगा कि कितने दिन, कितने महीने या फिर कितने साल पहले दोनों नेता एक दूसरे से के इतने करीब दिखे हों या फिर हाथ मिलाया हो। अगर अनुमान गलत नहीं है तो करीब 6 साल बाद मोदी और राहुल ने हाथ मिलाया। 6 साल पहले लोकसभा में ही राहुल ने पीएम मोदी को गले लगाया था। आज मोदी और राहुल ने हाथ मिलाया। ये रिपोर्ट देखें। I invite Shri Om Birla to come up and occupy the chair. स्पीकर पद पर चयन के बाद प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब ने ओम बिरला को चेयर पर आने का निमंत्रण दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी सीट से उठे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू उनके पीछे थे। पीएम मोदी ओम बिरला के पास आए, उनसे हाथ मिलाया। दूसरी तरफ से सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आए। पीएम मोदी ने राहुल गांधी को हाथ से इशारा किया। राहुल ने स्पीकर से हाथ मिलाया। इसके बाद राहुल ने पीएम मोदी की तरफ हाथ बढ़ाया और हाथ मिलाया। दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी।
इसके बाद पीएम मोदी ने ओम बिरला से चेयर की तरफ चलने का अनुरोध किया। परंपरा के मुताबिक सदन का नेता और नेता विपक्ष चुने जाने के बाद लोकसभा अध्यक्ष को कुर्सी तक लेकर जाते हैं। ओम बिरला आगे चल रहे थे, उनके पीछे पीएम मोदी थे, पीएम के पीछे राहुल गांधी थे। आपके चेयर है, आप संभालें प्लीज। ओम बिरला ने स्पीकर की चेयर संभाली। पीएम मोदी ने हाथ मिलाकर बधाई दी। यहां एक बार फिर पीएम ने राहुल गांधी को हाथ से इशारा किया। स्पीकर को बधाई देने के लिए आगे आने को कहा। 56 सेकंड के वीडियो में राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पीएम मोदी के साथ उनकी ऐसी ट्यूनिंग दिखी है। इस तस्वीर ने जुलाई 2018 के उस पल की याद दिला दी जब 6 साल पहले अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने लोकसभा में बैठे पीएम मोदी को गले लगाया था। फिलहाल दोनों के हाथ मिलाने की इस तस्वीर में भविष्य की राजनीति के कई संदेश छिपे हैं। ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर बने। सभी दलों के नेताओं ने उनके लिए स्वागत भाषण दिया। विपक्ष ने सदन में अपनी बढ़ी ताकत की बात कही तो स्पीकर पर तंज भी कसा। उम्मीद जताई कि सदन में उन्हें बोलने की आजादी मिलेगी। आपको चुनिंदा भाषण के कुछ हिस्से सुनाते हैं। संसद के अंदर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की शुरुआत इन्हीं भाषणों से होती है। Confident that you will allow us to represent our voice, allow us to speak, allow us to represent the voice of the people of India. Speaker sir, the question is not how efficiently the House is run. The question is how much of India's voice is being allowed to be heard in this House. So the idea, Speaker sir, so the idea that you can run the House efficiently by silencing the voice of the opposition is a non-democratic idea. पर जब आप स्पीकर के पद की बात करते हैं, आप डेप्यूटी स्पीकर के पद की बात करते हैं, तो कई राज्य ऐसे हैं जहां पे स्पीकर का पद और डेप्यूटी स्पीकर का पद भी आप ही के पास है, जहां पर सरकार एनडीए का कोई घटक दल नहीं चला रहा, विपक्ष के दल चलाने का काम कर रहे हैं। आप के बोझ को ये सरकार कम करेगी डिप्टी स्पीकर बनाकर। इतना बोझ आप पर नहीं डालना चाहिए। मैं मुबारकबाद देता हूं सर आपको। मैं मुबारकबाद देता हूं कि आप छोटी पार्टियों पर, ये ऐवान अपोजिशन और छोटी पार्टियों का भी है, हमको आप आवाज का मौका देंगे। इस हाउस का कैरेक्टर बदल चुका है सर, इस हाउस का कैरेक्टर बदल चुका है। अब बीजेपी स्टीम रोल नहीं कर पाएगी। आपने 17वीं लोकसभा में एक कीर्तिमान स्थापित किया और इसलिए हम समझते हैं कि आप दोबारा अध्यक्ष बने हैं और 18वीं लोकसभा में भी आप उस कीर्तिमान को और ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। 5 सालों में मैं तो कभी वेल में आती नहीं, लेकिन एक दुख की बात हुई कि हमारे सारे दोस्त यहाँ से 150 लोग जब सस्पेंड हुए तो हम सबको बहुत दुख हुआ सर। तो हमारी कोशिश रहेगी कि अगले 5 सालों में इस सस्पेंशन का आप ना सोचे। मेरी सिर्फ नए मेंबर्स को एक विनती रहेगी कि बहुत मेहनत करके हम सब यहाँ चुन के आते हैं। ओम बिरला को अखिलेश यादव ने भी बधाई दी। पद की गरिमा, जिम्मेदारी और गौरवशाली इतिहास का जिक्र किया, लेकिन आखिर में वो कुछ ऐसा कह गए जिसकी चर्चा राजनीतिक गलियारों में होने लगी। अलग अलग मायने निकाले जाने लगे। जहां ये नया सदन है, वही मैं आपकी पीठ के पीछे देख रहा हूं। पत्थर तो सही लगे हैं, सब कुछ अच्छा लगा है, लेकिन कुछ दरार में मुझे कुछ सीमेंट अभी भी लगा दिखाई दे रहा है। नए संसद भवन में पहली बार बोलते हुए अखिलेश यादव ने स्पीकर की चेयर के पीछे दीवार में दरार का जिक्र किया, सीमेंट दिखाई देने की बात कही। लेकिन राजनीति में कोई बयान यूं ही नहीं दिए जाते, वो भी तब जब संसद में सरकार पर विपक्ष की आवाज को दबाने के आरोप लग रहे हो। ऐसे में माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने अपने इस बयान से 2 संदेश दिए।
पहला ये कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में दूरी है, दरार है। दूसरा ये कि इसमें स्पीकर की भूमिका सीमेंट की तरह पक्ष विपक्ष के मतभेद दूर करने की है। तो क्या अखिलेश यादव स्पीकर को उनकी जिम्मेदारी याद दिला रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि अपने इसी बयान में उन्होंने ओम बिरला पर एक और कटाक्ष किया। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। अखिलेश यादव जब सदन से निकले तो हमने उनसे इस बयान का मतलब पूछा। सर, आपने एक बात कही, आज क्रैक की बात कही, स्पीकर के पीछे क्रैक है। क्रैक नहीं, बांटा हुआ है उसका, और अभी भी सीमेंट नहीं हटा, लग रहा है अभी भी वैसा ही बना हुआ है। क्या मकान के बारे में बोल रहे थे कि कुछ और? नहीं, मकान के बारे में नहीं। चर्चा यह भी है कि अखिलेश यादव ने अपने बयान में नए संसद भवन के डिजाइन और अधूरे काम को लेकर सवाल उठाया। दरअसल स्पीकर की चेयर के पीछे ऊपर की दीवार का डिजाइन ही ऐसा है। 2 अलग अलग पार्ट हैं जिनके बीच में गैप है और दोनों पार्ट को अशोक चक्र जोड़ता है। तो क्या अखिलेश यादव इस ओर इशारा कर रहे थे या मैसेजिंग कुछ और थी? मैं सदन में पहली बार आया हूं, ये नए सदन में। मुझे लगा कि हमारे स्पीकर की कुर्सी बहुत ऊंची होगी, क्योंकि मैं जिस सदन को छोड़ के आया हूं, अध्यक्ष जी, उसकी कुर्सी बहुत ऊंची है। उस समय भी मैं अध्यक्ष जी किसको कहूं कि ये कुर्सी और ऊंची हो जाए। अखिलेश की पार्टी सदन में तीसरे नंबर पर है, दूसरे नंबर पर कांग्रेस है। वायनाड की सीट खाली होने के बाद लोकसभा में कांग्रेस के 98 सांसद हैं। ऐसे में लोकसभा में नेता विपक्ष के लिए जरूरी 55 सीट से ये संख्या कहीं ज्यादा। इसीलिए कांग्रेस के ऐलान के बाद 10 साल से खाली ये पद अब राहुल गांधी संभालेंगे। उन्होंने आज बतौर नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में अपनी बात भी रखी। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद उन्होंने क्या संवैधानिक शक्तियां और सुविधाएं मिलेंगी, कांग्रेस पार्टी और खुद राहुल गांधी के लिए इस पद के लिए मायने क्या है, ये रिपोर्ट देखिए। श्री राहुल गांधी जी, I'd like to congratulate you. This House represents the voice of India's people. And you, Speaker Sir, are the final arbiter of that voice. Speaker Sir, it is very लोकसभा के अंदर बोलते 2024 के राहुल गांधी और इससे पहले के लोकसभा में बोलते राहुल गांधी में अब जमीन आसमान का अंतर है। राहुल गांधी आज पहली बार लोकसभा में बतौर नेता प्रतिपक्ष बोले और पूरे आत्मविश्वास के साथ बोले। Allow us to represent the voice of the people of India. The government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people. नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी अब कई प्रमुख समितियों जैसे कि पब्लिक अकाउंट, पब्लिक अंडरटेकिंग और एस्टिमेट पर बनाई गई कमेटी का अहम हिस्सा होंगे। संयुक्त संसदीय समितियों और चयन समितियों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। भविष्य में ईडी, सीबीआई, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, लोकपाल, चुनाव आयुक्तों और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जैसे अहम पदों पर नियुक्तियों के समय पीएम मोदी के साथ मिलकर फैसले लेंगे। I am confident that you will allow us to represent our voice. The question is not how efficiently the House is run. The question is how much of India's voice is being allowed to be heard in this House. विपक्ष का नेता एक कैबिनेट रैंक का पद है जिसके अपने भत्ते हैं। राहुल गांधी ये सुविधा भी आज से उठा पाएंगे। हालांकि उनके सामने कई चुनौतियां भी होंगी जिसका उन्हें सामना भी करना होगा। राहुल गांधी 2004 में राजनीति में आए। वो तब से कोई भी बड़ा पद लेने से बचते रहे। 2019 में उन्होंने पार्टी अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया, लेकिन अब राहुल इस छवि को तोड़ते दिख रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस ने बतौर नेता विपक्ष राहुल गांधी के नाम की घोषणा एक दिन पहले ही कर दी थी। इसके बाद राहुल गांधी संसद में पहली बार कोई संवैधानिक पद संभालने जा रहे हैं, लेकिन उनके सामने कई चुनौतियां भी होंगी। पहली चुनौती टाइम मैनेजमेंट। कई राज्यों में पार्टी की एक भी सीट नहीं आई है। संगठन के पुनर्गठन, आपसी खींचतान पर ध्यान। एलओपी बनने के बाद संसद में समय ज्यादा देना होगा। संगठन के कार्यों, एलओपी पद में तालमेल बिठाना होगा।
दूसरी चुनौती जो है उसको देखिए। इंडिया गठबंधन अलायंस को संसद से सड़क तक एकजुट रखना होगा। विपक्ष की आवाज उठाने के लिए संसद के कामकाज को समझना होगा। तीसरी चुनौती, सदन में लगातार रहना होगा। 17वीं लोकसभा में उनकी अटेंडेंस सिर्फ 51% रही थी। राहुल गांधी सिर्फ 8 चर्चाओं में ही शामिल रहे थे। चौथी चुनौती, नेता प्रतिपक्ष यानी शैडो प्रधानमंत्री। जरूरी नियुक्तियों में पीएम के साथ तालमेल जरूरी होगा। नेता प्रतिपक्ष सरकार के कामों का रिव्यू करता है। सरकार के लिए विकल्प देना भी एलओपी का काम। सरकार के गलत काम को उजागर करने का काम होगा। सरकार को आईना दिखाना एलओपी की जिम्मेदारी है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के बाद राहुल गांधी को भी शायद इन जिम्मेदारियों का एहसास है। अब से कुछ घंटे पहले उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया है। क्या कहा है आप खुद सुनिए। मुझे किसी ने पूछा मेरे लिए एलओपी का क्या मतलब है। एलओपी आपकी आवाज है, आपका औजार है। जो भी आपके दिल में भावना है, आपकी समस्याएं हैं, एलओपी के माध्यम से मैं लोकसभा में आपके लिए उठाऊंगा। हिंदुस्तान के गरीब लोग, दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, मैं आपका हूं। संविधान से आपकी रक्षा होती है। जहां भी सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया, कॉन्स्टिट्यूशन को सप्रेस करने की कोशिश की, वहां पूरे दम से संविधान की हम पूरी तरीके से रक्षा करेंगे। मैं आपका हूं, आपकी आवाज मैं संसद में उठाऊंगा। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में लगातार तीसरे दिन संविधान बनाम आपातकाल वाला रण दिखा। संविधान की कॉपी दिखाकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है, तो आपातकाल में संविधान कुचलने का आरोप लगाकर सत्ता पक्ष कांग्रेस के खिलाफ हमलावर है। आज स्पीकर की कुर्सी पर बैठने के बाद ओम बिरला ने लोकसभा में आपातकाल पर प्रस्ताव रखा। आपातकाल की कड़े शब्दों में निंदा की। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर तानाशाही थोपने का आरोप लगाया। ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। जैसे ही स्पीकर ने प्रस्ताव पढ़ना शुरू किया, विपक्ष को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। राहुल गांधी अपने सांसदों की तरफ देखने लगे। सदन में विपक्ष का विरोध शुरू हो गया। तमाम कांग्रेस सांसद अपनी सीट पर खड़े होकर नारे लगाने लगे। कुछ सांसद वेल के पास आ गए। भारत के इतिहास में केसी वेणुगोपाल और के सुरेश लगातार स्पीकर की तरफ देखकर पूछते रहे कि ये क्या हो रहा है। ये दोनों कभी चेयर की तरफ देखते तो कभी सीट पर बैठे राहुल गांधी को। एक तरफ कांग्रेस सांसद वेल के पास आकर नारे लगा रहे थे, तो वहीं बाकी विपक्षी दल अपनी अपनी सीटों पर ही बैठे रहे। और बाबा साहब अंबेडकर द्वारा निर्मित अखिलेश यादव समेत तमाम विपक्षी सांसद अपनी सीट पर बैठे रहे। प्रस्ताव में ओम बिरला ने इंदिरा सरकार पर तानाशाही दिखाकर देश को जेल खाना बनाने का आरोप लगाया। 25 जून 1975 के उस दिन को हम हमेशा काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। इमरजेंसी का वह समय हमारे देश के इतिहास में अन्याय काल का एक काला खंड था। ऐसे भारत पर श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा तानाशाही थोप दी गई। जैसे ही प्रस्ताव खत्म हुआ तो स्पीकर ने सदस्यों से कुछ देर मौन रहने का आग्रह किया। हम सब 2 मिनट का मौन रखते हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद अपनी जगहों पर खड़े हो गए। ये देखकर राहुल गांधी भी अपनी जगह पर खड़े हो गए। नारेबाजी कर रहे सांसद भी मौन हो गए। हालांकि मौन के बीच में 1-2 नारे भी लगाए गए। प्रस्ताव पर राहुल अखिलेश के इस व्यवहार से बीजेपी को हमला बोलने का मौका मिल गया। कांग्रेस के सारे लोग तो भाग रहे हैं, मगर समाजवादी पार्टी के लोग सब बैठे हुए हैं। राहुल गांधी बगल में बैठे हुए हैं और ठीक उनके बगल में अखिलेश यादव बैठे हुए हैं। बीच में टीआर बालू बैठे हुए हैं। लोग उनके खड़े होकर चिल्ला रहे हैं। वो उनको देखे, फिर अखिलेश जी को देखे, फिर टीआर बालू जी उनके बगल में ही है। दादी माँ ने क्या किया था टीआर बालू जी का, तब राहुल जी को याद आ जाए। फिर पीछे देखे तो टीएमसी वाले नजर आए, समाजवादी पार्टी वाले नजर आए। राहुल जी कभी खड़े होने की कोशिश करे, फिर दबा के अपने आप को बैठ जाएं। 2 मिनट का मौन रखते हैं। फिलहाल लोकसभा में 2 मिनट का मौन आने वाले दिनों में सदन में हंगामे के शोर का कारण बन सकता है। आपातकाल पर स्पीकर के प्रस्ताव को लेकर पीएम मोदी ने पोस्ट किया। उन्होंने लिखा,
मुझे खुशी है कि माननीय अध्यक्ष जी ने आपातकाल की कड़ी निंदा की, उस दौरान की गई ज्यादतियों को उजागर किया, यह भी बताया कि किस तरह लोकतंत्र का गला घोटा गया। लोकसभा में आपातकाल पर प्रस्ताव के बाद सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। इसके बाद एनडीए सांसदों ने संसद परिसर में इमरजेंसी के खिलाफ प्रदर्शन किया, हाथों में तख्तियां लहराकर और नारे लगाकर विरोध जताया। आपातकाल वाले प्रस्ताव और प्रदर्शन से राजनीति गर्मा गई, पक्ष विपक्ष के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई। लोकतंत्र की बात करती है, संविधान की बात करती है। मैं एक ही बात कहूंगा, कांग्रेस पार्टी शर्म करे, संविधान की दुहाई मत दे। देश का संकल्प है, इमरजेंसी फिर कभी नहीं आएगी। ये तमाम बीजेपी के लोगों ने जो आज किया है वो दिखावा किया है। पहले दिन के लिए उनका शुरू किया। संविधान बदलने वाले और संविधान को खतरा में डालने वाले लोग आज संविधान की बात कर रहे हैं, हमको आश्चर्य होता है। आज जो अघोषित इमरजेंसी है, ये संविधान में कहीं इसका जिक्र नहीं है। इमरजेंसी की निंदा करने की बात जब सबने की, जिस तरीके से विपक्ष ने हंगामा करने का काम किया, विपक्ष क्या समर्थन करता है उस दौर का। कांग्रेस पार्टी शर्म करो, शर्म करो।